नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। जब हम बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो भू और दूसरा है कंप। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा भूमि और ये रहेगा कंपन। भूमि में जो कंपन आया है उसी को ही हम भूकंप कहते हैं। अब हम देखते हैं जो भूकंप है इसके आने के कारण क्या क्या है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं भूकंप है, इसके आने के कारण दो हो सकते हैं। एक तो जब हम बात करते हैं इसके कारणों की, तो एक रहेगा मानवीय कारण और जो दूसरा रहेगा वो होगा प्राकृतिक कारण। यहाँ जब हम बात करते हैं मानवीय कारणों के बारे में, तो मानवीय कारणों में हमें ध्यान देना है जैसे कि बड़े बड़े जो पहाड़ी एरिया है वहां पर हम रेल मार्ग ये बना देते हैं, या फिर इसके बाद हम जो बांध है, डैम वगैरह बना देते हैं, ये भी भूकंप को जन्म देते हैं। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं जो माइनिंग है यानी खनन संबंधी प्रक्रियाएं है, इससे भी भूकंप का जन्म होता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन कार्यों को है थोड़ा इनको सचेत में रहकर थोड़ी जो इनकी गति है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो हमें विरासत में नहीं मिली है। हमें इसका विरोध करना चाहिए और जितना कम हो सके प्रकृति को कम से कम नुकसान करना चाहिए। जो दूसरा है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कारण, वे कारण जिनका मतलब मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मानव है इनमें कुछ भी जो सहयोग है नहीं दे पाता। जब हम बात करते हैं नेचुरल की, तो यहाँ पर जो पहला होगा वो होगा ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो ज्वालामुखी आता है जब भी होता क्या है, जो भूकंप है वो आते रहते हैं। जो दूसरा कारण है वो रहेगा प्लेटों का खिसकना। सबसे जिम्मेदार कारण प्लेटों का खिसकना ही भूकंप को माना जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं भूकंप में, तो हमें दोस्तों पढ़ना है कि भूकंप है इसमें कौन कौन सी तरंगें निकलती है। इसके साथ साथ कुछ शब्दावली है जो यूज की जाती है, और इसके साथ साथ कुछ अन्य जैसे होमोसिस्मल, आइसोसेसिमल, इन लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं कुछ बलों की, तो यहाँ पर जो एक होगा अभिसरण बल, दूसरा है अपसरण बल, और जो तीसरा है प्लेट संरक्षी किनारे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो अभिसरण बल है, जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन क्षेत्रों में भूकंप आता रहता है। इसके साथ जब हम बात करते हैं अपसरण बल की, तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर ये तो इसके पास जा रही है, और ये होता क्या है कि ये दूर जा रही है, तो यहाँ पर भूकंप जन्म लेता है। जब हम बात करते हैं प्लेट संरक्षी किनारों की, तो हमें देखना है कि एक प्लेट तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और एक प्लेट नीचे की मूव कर रही है, और जब इनके बीच रगड़ खाई जाती है, तो यहाँ पर जो भूकंप है वो बनते रहते हैं। तो इन्हीं कारणों से हम देखते हैं जहाँ पर प्लेट संरक्षी किनारे होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप की संभावनाएं बनी रहती है। जब हम बात करते हैं प्लेट संरक्षी किनारों की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो जापान में आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो जापान है वो प्लेट संरक्षी किनारों पर स्थित है।
इसके बाद जब हम बात करते हैं अगली, तो यहाँ पर हमें देखना है जो भूकंप है वहाँ से 3 तरह की तरंगें निकलती है, PSL। तो यहाँ पर हमें देखना है P होती है वो प्राइमरी वेव, S होती है सेकेंडरी, और जो L होती है इनको लॉन्ग वेव या फिर लव वेव के नाम से पुकारा जाता है। लव वेव यहाँ पर प्यार की सेंस में यूज नहीं हुआ था, ऐसा इसलिए यूज हुआ क्योंकि जिन्होंने इनकी खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम लव से संबंधित था। हम देखते हैं जब हम बात करते हैं प्राइमरी वेव की, तो यहाँ पर प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, और जब हम बात करेंगे अब प्राइमरी तरंगों के बारे में, जो बोर्ड है इससे बाहर जाने के कारण हम एक एक को एक बार में लिखेंगे। अगर तीनों एक साथ लिख लेते हैं तो ये फिर इससे बाहर चला जाएगा कैमरे से। तो यहाँ पर करते हैं हम प्राइमरी तरंगों के बारे में वर्णन। जब हम बात करेंगे प्राइमरी तरंगों की, प्राथमिक तरंगें, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी तरंगें हैं वो किसकी तरह व्यवहार करती है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी तरंगों की, तो ये साउंड, ध्वनि की तरह व्यवहार करती है। कहने का मतलब जैसे ध्वनि होती है वो ऐसे 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 करके बैक एंड फोर्थ इसकी तरह आगे चलती है। जब हम बात करते हैं इनकी स्पीड की, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकंड की हिसाब से ये मूव करती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्राइमरी तरंगों की, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है जो प्राइमरी तरंग है ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। इसके बाद आएगी सेकेंडरी तरंग, और जो अंत में आएगी वो होगी एल वेव। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी वेव की तरफ। ये डाटा इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। जब हम बात करते हैं, यहाँ छोड़ो एक बात रह गई, जब हम बात करेंगे प्राइमरी तरंगों की, तो हुआ क्या, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए भूकंपीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा इसको इस तरह देखते हैं कि जो प्राइमरी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में गमन कर सकती है। कहने का मतलब ये सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है और गैस में भी जा सकती है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो ज़्यादा स्पीड होगी वो सॉलिड में होगी, उसके बाद जो ज़्यादा स्पीड होगी वो लिक्विड में होगी, और सबसे जो कम होगी वो गैस में होगी। तो यहाँ पर मन में डाउट आता है कि किस तरह इन्होंने हेल्प की कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने एक व्यक्ति भेजा, हम ये नहीं कहते कि हमने तरंग भेजी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देकर समझा रहे हैं कि हमने एक व्यक्ति भेजा है, और हमें क्या देखना है कि जो ये व्यक्ति भेजा है हमें इस मार्ग पर चलाना है। तो हमें देखना है यहाँ पर हमने सॉलिड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड कर दिया, और यहाँ पर हमने गैस भर दी। तो हमने इनके जो व्यवहार का अध्ययन किया तो हमने पाया कि जैसे किसी व्यक्ति को हम भगाते हैं तो हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो सॉलिड पर उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और उसके बाद जो लिक्विड है उस पर जाकर कम होगी। तो इसी तरह जब हमने
इस व्यक्ति को भगाया, यानी कहने का मतलब प्राइमरी तरंगों को इसके अंदर की तरफ भेजा, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अचानक है इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, और फिर अचानक क्या है उसकी स्पीड बढ़ रही है, और फिर क्या हुआ अचानक उसकी स्पीड फिर कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने अंदाजा लगाया कि जहाँ पर इसकी स्पीड कम हो रही है वहाँ पर लिक्विड या फिर तरल या फिर गैस की संभावनाएं पाई जा सकती है। इसके बाद जो अगली तरंग है वो होगी सेकेंडरी वेव। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव की, सेकेंडरी वेव द्वितीयक तरंगे, तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि वो बताई थी मैंने साउंड की तरह वेव करती है, तो ये होगी लाइट की तरह। वो तो चलती थी थोड़ी बैक एंड फोर्थ, ये चलती है एक सीधी रेखा में। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि जो इनकी स्पीड होती है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। जब हम बात करते हैं उनकी, तो वो थी लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, ये होती है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। यहां से इनसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज, तो ऐसी तरंगे हैं सेकेंडरी वेव जो ओनली सॉलिड में गमन करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी पा रहे थे, तो हमने देखा कि जब यहाँ से हमने तरंग भेजी, तो यहाँ पर जहाँ पर गैस होगी इनकी स्पीड कम हो गई और ये अचानक खत्म हो गई। उसके बाद जब हम देखते हैं थोड़ा बहुत पार किया या ना किया, उसके बाद स्पीड बढ़ गई। तो इनसे हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में जानकारी लगा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट आती है वो होगी एन वेव यानी लव वेव। लव वेव या फिर एल वेव। जब हम बात करते हैं इनकी, तो ये सरफेस वेव इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये है इसके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, और जो ये है सबसे लास्ट में जो भूकंप आता है, तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले आएगी प्राइमरी वेव, उसके बाद सेकेंडरी, और जो तीसरी आएगी सबसे लास्ट में एल वेव पृथ्वी तक पहुंचेगी। जहां पर ये ऐसा होता है कि लास्ट में आती है, तो हमें देखना है कि ये लास्ट में तो आती है लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी भी यही होती है। ऐसा इसका कारण इसलिए है क्योंकि वे चलती है एक तो बैक एंड फोर्थ, एक सीधी रेखा में गमन, लेकिन जो इनकी है वो जिग जैग मोशन में, यानी इसकी तरह जिग जैग मोशन में ये चलती है, तो इनको सबसे ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। आइए चलते हैं इनकी स्पीड के बारे में। जब इनकी स्पीड देखते हैं तो 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चलती है। एक क्वेश्चन हाल या फिलहाल में मुझे याद नहीं पेपर, लेकिन उसमें पूछा गया था कि चट्टान भूकंप की कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव पैदा करती है। तो यहाँ पर उसका आंसर रहेगा प्राइमरी वेव। हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक तो होता है समभूकंपी रेखा, सभूकंपी रेखा, आइए चलते हैं इनके बारे में। जब हम देखते हैं समभूकंपी रेखा यानी आइसोसेसिमल लाइन,
जब हम बात करते हैं आइसोसेसिमल लाइन के बारे में, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर जब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो यहाँ पर हमें देखना है इस पर 0 से लेकर 9 तक भूकंप ये देखे जाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 तरह इस तरह कुछ मापे जाते हैं। हमें देखना है कोई स्थान ए है, कोई स्थान बी है, कोई स्थान सी है और कोई स्थान डी है। तो जहाँ पर एक समान भूकंप, जहाँ पर एक समान भूकंप यानी एक गति से भूकंप आया है, यहाँ पर 6 डिग्री का भूकंप आया, 6 डिग्री का भूकंप आया, 6 डिग्री का आया और 60 डिग्री का आया। तो मान लेते हैं कि जहाँ पर 6 का आया है, इन रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को कहेंगे हम सहभूकंपी रेखा। इसके बाद जब हम बात करते हैं समभूकंपी रेखा, और जब हम बात करते हैं सहभूकंपी रेखा के बारे में, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एक तो होता है समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंपी आइसोसेसिमल, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे होमोसेसिमल लाइन, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि होमोसेसिमल लाइन कुछ इस तरह यूज की जाती है कि 6 बजे और 6 बजे और ये 7 बजे, ए स्थान, बी स्थान, सी स्थान या फिर डी स्थान, जब जहाँ पर एक समान समय पर भूकंप आएगा उसको कहेंगे हम होमोसेसिमल लाइन। कहने का मतलब सहभूकंपी रेखा, एक साथ आने वाला भूकंप, समान भूकंप। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं अगली शब्दावली के बारे में, तो यहाँ पर 2 शब्दावली है जो और इसमें पढ़नी होती है। एक तो पहली रहेगी वो होगी, एक तो होता है अधि केंद्र, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा मूल। ये दोनों एक साथ पढ़नी है। आइए चलो चलते हैं। जब हम बात करते हैं अधि केंद्र की और मूल की, तो यहाँ पर एपिसेंटर और ये रहेगा फोकस मूल। जब हम बात करते हैं एपिसेंटर के बारे में, तो यहाँ पर ये पृथ्वी का भूपटल, तो यहाँ पर जहाँ इसका सेंटर है, जहाँ से भूकंप की जो तरंगे है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति हुई है उसको तो कहेंगे हम फोकस यानी के मूल। जो एक स्थान होगा फोकस, ये होगा मूल। और जब हम बात करते हैं इसकी, जहाँ पर जो सबसे पहले, जहाँ पर धरती पर सबसे पहले भूकंप महसूस होगा, यानी जहाँ पर भूकंप अनुभव होगा उसको कहेंगे हम एपी सेंटर। कहने का मतलब ये होगा कि जो एपी सेंटर है वो फोकस के ठीक 90 डिग्री पर होगा, यानी अधि केंद्र। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं भूकंप में, तो हमें देखना है कि यहाँ पर एक तो होता है सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल। जब हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ की, तो यहाँ पर इसमें होता क्या है, सिस्मोग्राफ में जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता वो किससे मापी जाती है, वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। जब हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ में, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत रिएक्टर स्केल, मर्केली पैमाना और इसके बाद फेरल राशि,
हेरल यासी ये यूज किए जाते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टर स्केल की, तो रिएक्टर स्केल पर यहाँ पर लॉगरिथम यानी यहाँ पर मैथमेटिक्स से संबंधित ये टर्म यूज की जाती है। यहाँ पर हमें ये एक ही पढ़ना है। होता क्या है, रिएक्टर स्केल में जो भूकंपीय तीव्रता है, तरंगों की तीव्रता है, उसकी यहाँ पर गति मापी जाती है। तो यहाँ पर इस पैमाने में होता क्या है, इस पैमाने में 0 से लेकर 9 तक संख्या निहित होती है। यहाँ पर हमें देखना है, जैसे कोई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनके बीच जो समान डिस्टेंस होता है, तो हमें देखना है कि इन पर होता क्या है। यहाँ पर जब 1 डिग्री के बीच भूकंप आया, 2 डिग्री के बीच भूकंप आया और 3 डिग्री के बीच भूकंप आया, तो इसमें ये देखा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है, जो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच भूकंप आया, तो यहाँ पर जो इनकी गति होगी वो 10 गुना अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब कोई भूकंप 1 पर आया, तो 1 पर हम ये मान सकते हैं कि ये थोड़ा इस तरह हो सकता है, लेकिन जो 2 पर भूकंप आया तो वहाँ पर 10 गुना, तो यहाँ पर पृथ्वी इतना तक हिलने की संभावना है। और जब हो सकता है, ये एग्जाम्पल की बात है, कभी इसको स्पष्ट मान लो, जब 3 पर आता है तो भूकंप इसके मुकाबले कुछ इस स्थिति तक चला जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब गति पूछे तो यहाँ पर 10 गुना। तो इसी तरह एक बार दिल्ली पुलिस में पेपर में पूछा गया था कि कोई भूकंप 1 पर आया और कोई दूसरा भूकंप 3 पर आया, तो यहाँ पर जो इसका रेशियो है वो किस अनुपात में होगा। तो यहाँ पर देखना है कि जो कोई भूकंप 1 पर आया और 2 पर कोई भूकंप आया तो 10 गुना, और जो 3 पर आया कोई, उसका रेशियो 100 गुना। तो ये कहने का मतलब 10 यहाँ पर गुना, 10 यहाँ पर गुना। तो यहाँ पर बताना क्या था, कोई भूकंप 1 और 3 के बीच आता है तो उसका रेशियो क्या रहेगा, उसका रेशियो 1:100 के बीच रहेगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसी रिएक्टर स्केल पर, तो ये बताता है कि जब कोई भूकंप 1 और 2 के बीच आया, तो जो इनके बीच जो ऊर्जा मुक्त होगी वो 32 गुना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। जो इसके बीच जो ऊर्जा मुक्त होगी वो 32 गुना ज्यादा मुक्त होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, जो रिएक्टर स्केल है वो क्या बताता है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, क्या वो बताता है हाँ या ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हाँ। या फिर इसके पूछ दे, इसकी गति बताता है तो कितने गुना बताता है, 10 गुना बताता है। जो रिएक्टर स्केल है 1900 हेनरी फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद जो लास्ट है वो बचती है एक रिपोर्ट। वो क्या हुआ था, जो अमेरिका है उसने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर इसमें क्या बताती है। जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है, जो ये रिपोर्ट है इसमें बताती है कि कितने डिग्री के भूकंप कितने सालों में आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमें देखना है दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, 9। हमें देखना है यहाँ पर जो भूकंप की रिपोर्ट है वो रहेगी जो 2 से कम डिग्री के भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है 1 करोड़ पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर 2 से कम डिग्री के भूकंप आते रहते हैं। जब हम बात करते हैं 2 से लेकर 2.9 डिग्री के भूकंप, तो यहाँ पर क्या करना है, 1 करोड़ सॉरी, तो यहाँ पर होगा 10 लाख। इसके बाद हमें अंत तक चलना है, यानी कहने का मतलब जब 3
3.0 से लेकर 3.9 तक के। तो 10 लाख तो यहाँ पर होगा 1 लाख। पर ईयर का हिसाब लगा लेना, कहने का मतलब जो लास्ट में पर ईयर ना लगे तो आप लगा लेना। इसके बाद जब हम बात करते हैं 4 से लेकर 4.9, 5 से लेकर 5.9, 6 से लेकर 6.9, 7 से लेकर 7.9, 8 से लेकर 8.9 और ये होगा 9 से ज़्यादा के भूकंप, 9 से ज़्यादा के भूकंप। तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा 1 लाख है, 1 लाख है, तो यहाँ पर होगा 10,000 या फिर 15,000 पर साल। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं 5 से 9 के बीच, तो ये होंगे 1000 से 1500। इसके बाद 6 से 9 है, ये होंगे 100 से 150। इसके बाद 7 से 9 ये होंगे 10 से 15 और ये होंगे 10 से 15 और ये होंगे 1 से 2 पर ईयर। इसके बाद जब हम बात करते हैं 9 से ज़्यादा के भूकंप, तो 9 से ज़्यादा के भूकंप होते हैं 20 से 50 साल में एक बार। जब 9 से ज़्यादा के भूकंप आते हैं तो सबसे ज़्यादा तबाही ये लाते हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया था कि कौन सा भूकंप है और कहाँ से कितने दिन में उसके आने की संभावना बड़ी रहती है। तो यहाँ पर होगा कि 2 से है, 1 करोड़ से शुरुआत कर लेना, यानी पूरे विश्व में 2 से जो कम के भूकंप है 1 करोड़ पूरे साल में कहीं ना कहीं आ जाते हैं विश्व में। इसके बाद वे क्षेत्र जहाँ पर भूकंप के टाइम नहीं भूकंप आते हैं, जहाँ से भूकंप नहीं आते हैं उनको अर्थक्वेक शैडो क्षेत्र, यानी जहाँ पर भूकंप नहीं आते शैडो क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक के हिसाब से तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी और जो तीसरी होगी मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। जब हम बात करते हैं इनके परसेंटेज की, तो यहाँ पर 63% प्रशांत महासागरीय पेटी। तो यहाँ पर इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग्स ऑफ फायर। यहाँ पर होता क्या है, जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर इसके एक रिंग सी फायर सी बनी रहती है। जो ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र रहते हैं। तो इसको रिंग्स ऑफ फायर या फिर प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। जब हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी की, तो 16% भूकंप यहाँ पर आते हैं। इसके बाद जो बच गए 21% भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। ये रहेगा इसका डिवीजन, इसके मतलब पेटियों के हिसाब से, मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।